हेलो गाइस, मेरा नाम रजनीश कुमार है और एक बार फिर से स्वागत है आपके और हमारे इस यूट्यूब चैनल में। तो आज आप सबके सामने मैं एक बार फिर उपस्थित हूँ एक नए टॉपिक, एक नए कंसेप्ट के साथ। तो दोस्तों, आज हम लोग बात करने वाले हैं भूगोल के एक अति महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में। और ये जो टॉपिक जो मैंने लिया है वो एनसीईआरटी की जो बुक्स है उसकी जो क्लास 9th की जो बुक्स है वहां से मैंने लिया है और ये बिल्कुल कॉमन है। तो आइए हम लोग आज बात करेंगे एक अति महत्वपूर्ण टॉपिक की, वो है वनस्पतियां। और हम लोग जानते हैं कि किस प्रकार से भारत की जो संरचना है, भारत को यदि हम लोग देखें, और जैसा हम सभी जानते हैं कि भारत में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हालिया में और वर्तमान समय में हैं। और उसी के अंतर्गत हम लोग देखते हैं कि भारत जो एक देश है काफी विशाल और बड़ा देश है और लगभग 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ एक विशाल देश है, जहां पर विभिन्न प्रकार के राज्य और केंद्र शासित प्रदेश हैं। तो इसी में हम लोग देखते हैं कि किस प्रकार से भारत जो है, भारत के विभिन्न स्थान है, चाहे वो नॉर्थ का हिस्सा हो, चाहे वो साउथ का हिस्सा हो, चाहे वो ईस्ट का हिस्सा हो, चाहे वो वेस्ट का हिस्सा हो, यानी उत्तर से लेके दक्षिण पूर्व पश्चिम जो विभिन्न दिशाएं हैं, वहां पर हम लोग को विभिन्न क्षेत्र देखने को मिलते हैं। और ये जो विभिन्न क्षेत्र हैं, वहां की विभिन्न परिस्थितियां, वहां की विभिन्न प्रकार की जो जलवायु स्थितियां, अलग अलग प्रकार की जलवायु स्थितियां देखने को मिलती है, अर्थात मौसम में भी हम लोग को परिवर्तन देखने को मिलता है। और इसके साथ ही साथ दोस्तों, हम लोग को सबसे बड़ा जो परिवर्तन देखने को मिलता है वो है वहां का क्षेत्र। विभिन्न स्थानों का जो भारत में जो क्षेत्र है वो अलग अलग प्रकार के क्षेत्र देखने को मिलते हैं। और यही कारण है कि भारत में जो प्राकृतिक वनस्पतियां पाई जाती हैं वो विभिन्न प्रकार की, और प्रमुखतया यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि 5 प्रकार की भारत में प्राकृतिक रूप से पाई जाने वाली वनस्पतियां पाई जाती हैं। प्राकृतिक वनस्पति का मतलब यह है कि जिसका निर्माण अपने आप हुआ है, अर्थात नेचुरल तरीके से हुआ है, ना कि किसी मानव के द्वारा और कृत्रिम रूप से उसको बनाया गया है। तो आइए चलिए दोस्तों प्रारंभ करते हैं और हम लोग इस वीडियो में बात करेंगे 5 अति महत्वपूर्ण उन प्राकृतिक वनस्पतियों के बारे में जो कि भारत में पाई जाती हैं। और जैसा कि हम लोग जानते हैं कि सर्वप्रथम हम लोग देखेंगे उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन, उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन, और इसके साथ ही साथ थर्ड वन देखेंगे हम लोग उष्णकटिबंधीय कटीले वन तथा झाड़ियां। और इसके साथ ही साथ फोर्थ हम लोग देखेंगे पर्वतीय वन, और एंड में हम लोग देखेंगे मैंग्रोव वन। तो दोस्तों, यदि हम लोग बात करें उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन, तो इसमें आप लोग को एक जो कॉमन वर्ड दिख रहा होगा वो है सदाबहार। सदाबहार अर्थात जो हमेशा बहार जिसमें रहती हो, अर्थात कहने का तात्पर्य यह है ऐसा वृक्ष, ऐसी वनस्पति जो कि सदा ही एक जैसी स्थिति में रहती है, अर्थात हमेशा लहलहाती रहती है। और जैसा कि सावन के महीनों में आप लोगों ने देखा होगा कि किस प्रकार से जो पेड़ पौधे होते हैं, जो वृक्ष होते हैं, किस प्रकार से विभिन्न प्रकार के फूल पत्तियों से सुसज्जित होते हैं, एक नई प्रकार की उनके अंदर ऊर्जा और लहलहाते हुए हम लोग को देखने को मिलते हैं। तो उसी प्रकार का ये सदाबहार वन है। और हम लोग देखते हैं कि किस प्रकार से ये वे वन है जो कि अपनी पत्तियां, अर्थात हम लोग देखेंगे कि दूसरा जो वन होगा पर्णपाती वन, तो उसके कंपैरिजन में यदि हम लोग सदाबहार वन की बात करें तो ये वे वन है जो सालों भर क्या रहते हैं, अच्छे रहते हैं, काफी अच्छी मात्रा में इनके ऊपर फल फूल रहते हैं और काफी युवा किस्म के रहते हैं, ना कि ये अपनी पत्तियां गिराते हैं। और साथ ही साथ यहाँ पर कई सारी और विशेषताएं भी हैं, जैसा कि हम लोग देखेंगे कि यहाँ पर जो इसमें जो वर्षा हम लोग को देखने को मिलती है वो 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा देखने को मिलती है। और ये दोस्तों कॉमन भी है, क्योंकि यदि किसी भी वृक्ष और वनस्पति को अच्छे से अगर विकास करना है और अच्छी प्रकार से यदि उसके अंदर हम लोग को उसकी स्थिति देखने को मिलती है, युवा अवस्था में देखने को मिलती है, तो उसके पीछे कहीं ना कहीं कारण यह रहेगा कि उसको अत्यधिक पानी चाहिए होगा और उसी से उसका अच्छी तरीके से उसका विकास होता हुआ देखने को मिलेगा। और यही कारण कि हम लोग देखते हैं कि किस प्रकार से यहाँ पर इस उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन के अंतर्गत हम लोग देखते हैं कि व्यापारिक महत्व के, अर्थात वनस्पतियां हैं, और हम लोग जानते हैं कि वनस्पतियों से केवल एक ही नहीं कई प्रकार के लाभ होते हैं, चाहे हमारे द्वारा उनका घरों में उपयोग किया जाना हो, चाहे विभिन्न प्रकार की वस्तुएं बनाया जाना हो, चाहे औषधीय गुण हो। इसके ऊपर भी मैं कोशिश करूंगा कि वीडियो बनाई जाए। तो इसी के अंतर्गत हम लोग पाते हैं कि व्यापारिक महत्व भी है। इसके अंतर्गत हम लोग देखते हैं कि आबनूस, महोगनी, रोजवुड, रबड़ जैसी विभिन्न प्रकार की क्या है वनस्पतियां पाई जाती हैं।
और थर्ड वन यदि हम लोग बात करें कि इसके अंतर्गत किस प्रकार के जानवर पाए जाते हैं, पक्षी पाए जाते हैं, तो दोस्तों ये कॉमन बात है कि जहां भी वनस्पति यहाँ पाई जाएंगी, पेड़ पौधे पाए जाएंगे, वहां पर पशु पक्षी, विभिन्न प्रकार के जानवर, इंसेक्ट्स, ये सभी पाए जाएंगे। और इसके अंतर्गत यदि हम लोग बात करें तो हाथी, बंदर, हिरन, गेंडे, खास तौर से एक सींग वाले गेंडे। और इसमें सबसे महत्वपूर्ण और आसान तरीका यह है कि इसको किस तरीके से याद रखा जाए। तो हम लोग जानते हैं कि एनसीईआरटी में एक मैप दिया हुआ है और उसके अंतर्गत हम लोग पाएंगे कि खास तौर से जो हमारे भारत में जो केंद्र शासित प्रदेश है, जिसके अंतर्गत हम लोग देखते हैं किस प्रकार से लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार जैसे जो द्वीप समूह है, और कुछ हद तक जो हमारा केरल वाला जो क्षेत्र है, तमिलनाडु का भी कुछ क्षेत्र है, तो कुछ ये ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर ये प्रमुखतया पाए जाते हैं। और असम का जो क्षेत्र है, उसके नीचे वाले जो क्षेत्र है, वहां पर हम लोग पाएंगे कि, और हम लोग मैप के माध्यम से भी देख सकते हैं कि किस प्रकार से जो ये जो वन है, उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन जो है, वो इन स्थानों पर प्रमुखतः देखने को मिलते हैं। और यही कारण है कि असम वाले क्षेत्र में, और जैसा कि हम सभी जानते हैं कि असम जो है वो एक सींग वाले गेंडे के लिए खास तौर से फेमस है, तो वहां पर एक सींग वाले गेंडे देखने को मिलते हैं। हिरण, डांसिंग हिरन भी कई बार कहा जाता है। मणिपुर काबुल लामजाओ नेशनल पार्क के लिए फेमस है, वहां का हिरन फेमस है। तो इसी प्रकार से विभिन्न प्रकार के हम लोग को क्या जानवर देखने को मिलते हैं। चलिए बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट पॉइंट की ओर, और दूसरे अति महत्वपूर्ण वनस्पति के प्रकार की ओर, वो है हमारा उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन। दोस्तों इसको यदि याद करने का तरीका यदि हम लोग देखें, इसके कंसेप्ट को यदि हम लोग समझे, तो पर्णपाती यहाँ पर आ रहा है। और प्रमुखतः हम लोग देखेंगे कि उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन, जहां वो जो वन थे, जो वनस्पतियां थी, वो सदाबहार रहने वाली वनस्पतियां थी, उसके अर्थात उसके पत्ते नहीं झड़ा करते थे। लेकिन यहाँ पर पर्णपाती अर्थात ये जो वनस्पतियां होंगी वो अपने कहीं ना कहीं पत्तों को गिराती हुई हम लोग को देखने को मिलती है। और खास तौर से ग्रीष्म ऋतु का जो समय होता है, जो समर का समय होता है, गर्मियों का समय होता है, वहां पर हम लोग को ये पत्तियां गिराती हुई देखने को मिलती हैं। तो ये एक बेसिक और प्रमुखतः डिफरेंस है। और इसके अंतर्गत हम लोग पाएंगे कि इन्हें मानसूनी वन भी कहा जाता है। मानसूनी वन का मतलब क्या है? यहाँ पर प्रमुखतः यदि हम लोग देखें तो ये ऐसे वन होते हैं जहाँ की हम लोग पाएंगे कि इसमें आर्द्र पर्णपाती वन और इसके साथ ही साथ शुष्क पर्णपाती वन, अर्थात यहाँ पर दोनों ही प्रकार के वन हम लोग को देखने को मिलते हैं। और ये दोनों ही वन की यदि हम लोग बात करें तो इन्हीं की कैटेगराइजेशन के कारण, अर्थात यहाँ पर कुछ हम लोग को इस प्रकार के वन देखने को मिलेंगे जो कि अच्छी खासी नमी की मात्रा अगर उनको मिले तब वो उपजेंगे, अच्छे से फलेंगे फूलेंगे। और इसके साथ ही साथ अगर थोड़ी कम मात्रा भी रहेगी, वर्षा की मात्रा जो रहेगी, तो उससे भी वो अच्छे खासी तरीके से फलेंगे फूलेंगे। अर्थात यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि यहाँ पर दोनों ही प्रकार के, अर्थात कुछ पेड़ों को, कुछ वनस्पतियों को अधिक नमी की मात्रा होती है और कुछ को अगर अधिक नमी की मात्रा अर्थात वर्षा की मात्रा ना भी मिले तो उनका काम चल जाता है, इसीलिए मानसूनी वन कहा जाता है। और जैसा कि हम लोग जानते हैं कि मानसून होता क्या है, एक इंस्टेंट टाइम में, अर्थात एक प्रकार का परिवर्तन, अचानक से होने वाला परिवर्तन, वही मानसून होता है। और इसी प्रकार से इसीलिए हम लोग इसको मानसूनी वन कहते हैं। और इसके अंतर्गत हम लोग पाएंगे कि किस प्रकार से इसमें जो वर्षा की जो लिमिट दी गई है वो 70 से 200 सेंटीमीटर तक दी गई है, जो जिसको कि हम लोग इसके अंतर्गत याद रख सकते हैं। और हम लोग पाएंगे कि किस प्रकार से व्यापारिक महत्व में यहाँ पर भी हम लोग को विभिन्न प्रकार के जो वनस्पतियां हैं, जो वन है, वो हम लोग को देखने को मिलेंगे, चाहे वो सागौन का हो, चाहे वो चंदन का हो, चाहे शीशम का हो, चाहे पीपल का हो, चाहे नीम का हो। तो हम लोग पाएंगे कि किस प्रकार से हम सभी जानते हैं कि चंदन हो, चाहे शीशम हो, चाहे पीपल हो, चाहे नीम हो, इनका विभिन्न प्रकार से महत्व है। और खास तौर से चंदन और शीशम जैसी जो महत्वपूर्ण लकड़ियां हैं, जिनसे विभिन्न प्रकार के औजार बनाए जाते हैं, और जो खास तौर से हमारे जो भारत सरकार, जो इंडिया गवर्नमेंट है, किस प्रकार से विभिन्न प्रकार के कानून इसके ऊपर बनाए गए हैं, क्योंकि इसका हम लोग देखते हैं किस प्रकार से बड़े पैमाने पर इसकी तस्करी की जाती है। औषधीय रूप से हम लोग जानते हैं इसका कई प्रकार से प्रयोग है, तो उसके लिए और भारत में किस प्रकार से औषधीय संस्थान है और उनके उपयोग को सुनिश्चित करने के लिए, उनका यूज के लिए, मानव जाति के यूज के लिए जो विभिन्न प्रकार के औषधीय गुण ये लिए हुए, चाहे वो पीपल हो, चाहे नीम हो, चाहे चंदन हो, चाहे शीशम हो। और इसके साथ ही साथ इससे कई प्रकार से धन का भी लाभ होता है, जिसके माध्यम से कहीं ना कहीं जो तस्करी करने वाले हैं वो अपनी
गैर कानूनी गतिविधियों में इसका सदुपयोग करते हैं, उपयोग करते हैं, उन सबको रोकने के लिए भी हम लोग को देखने को मिलता है कि इस प्रकार से पुलिस द्वारा रोक लगाया जाता है, भारत सरकार द्वारा विभिन्न कानूनों के माध्यम से रोक लगाया जाता है। और यदि हम लोग अगला बात करें तो वो है इसके अंतर्गत जो विभिन्न प्रकार के जानवर, पशु पक्षी इसके अंतर्गत पाए जाते हैं। और हम लोग पाएंगे किस प्रकार से शेर, हाथी, छिपकली, सांप, जो कि एक सामान्य जो एनिमल्स है उनकी एक प्रजाति है। और हम लोग पाएंगे कि किस प्रकार से ये जो वन है, जो वनस्पतियां हैं, वो खास तौर से कहाँ पाई जाएंगी। और हम लोग देखेंगे किस प्रकार से भारत का जो खास तौर से मध्यवर्ती क्षेत्र है, ऊपर से लेके नीचे तक, और जैसा कि हम लोग मैप में भी देख सकते हैं, हम लोग पाएंगे कि प्रमुखतया और अधिकतर भाग पर यह जो वन है, यह जो वनस्पति है, वह फैली हुई। हमारे नेक्स्ट पॉइंट की ओर वो है हमारा उष्णकटिबंधीय कटीले वन तथा झाड़ियां। इसको सरलता से हम लोग याद रख सकते हैं क्योंकि कटीले वन तथा झाड़ियां इसमें आ गया। और दोस्तों हम लोग जानते हैं कि भारत में जो प्रमुखतया जो रेगिस्तान देखने को मिलता है, बड़ा रेगिस्तान जो देखने को मिलता है, और हम लोग जानते हैं कि भारत में जो क्षेत्रफल के स्तर पर जो सर्वाधिक फैला हुआ है वह कौन सा राज्य है? राजस्थान। और इसी से हम लोग सरलता पूर्वक इसको आसानी से याद भी रख सकते हैं कि कटीले वन और तथा झाड़ियां किस क्षेत्र में अत्यधिक हम लोग को देखने को मिलेगी? उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में, जिसके अंतर्गत हम लोग राजस्थान, गुजरात, कुछ हिस्सा हम लोग मध्य प्रदेश और कुछ ऐसे क्षेत्रों का भी हम लोग ले सकते हैं। हरियाणा के कुछ ऐसे शुष्क प्रदेश, सूखे क्षेत्र जहाँ की कम वर्षा देखने को मिलती है, उसके अंतर्गत हम लोग उष्णकटिबंधीय जो भी एक कटीले वन तथा झाड़ियां हैं उसके अंतर्गत हम लोग इसको कैटेगराइज कर सकते हैं, इन क्षेत्रों को कैटेगराइज कर सकते हैं जहां पर ये प्रमुखतः पाए जाते हैं, हम लोग को देखने को मिलते हैं। और यदि हम लोग बात करें तो यहाँ पर वर्षा कितनी होती है, तो ये सामान्य सी बात है। कहीं ना कहीं यहाँ पर वर्षा की जो लिमिट होगी, जो वर्षा की जो मात्रा होगी, वो कहीं ना कहीं 70 सेंटीमीटर से कम होती हुई देखने को मिलेगी। और हम लोग ने देखा है कि किस प्रकार से उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में ये प्रमुखतः हमें कटीले वन तथा झाड़ियां देखने को मिलते हैं। और यदि बात करें तो यहाँ किस प्रकार के पशु पक्षी और पेड़ पौधे पाए जाएंगे, और ये नॉर्मल है। हम लोग जानते हैं कि रेगिस्तान में हम लोग को किस प्रकार के कैक्टस, खजूर जैसे क्या वृक्ष, पौधे देखने को मिलते हैं। और यदि हम लोग बात करें जो खास तौर से ये कटीले वन तथा झाड़ियां जो पाई जाती हैं, और रेगिस्तानी क्षेत्र में भी हम लोग देखेंगे कि इनमें वाष्पोत्सर्जन काफी कम होता है, अर्थात इनमें जल का जो वाष्पीकरण होता है वो काफी कम होता है। और इनमें हम लोग देखते हैं किस प्रकार से यह सूखे हुए प्रतीत होते हैं और सूखे सूखे देखने को मिलते हैं, क्योंकि यही कारण है वाष्पोत्सर्जन ना होने के कारण। और जबकि अन्य जो वृक्ष होते हैं उनमें अच्छी खासी नमी की मात्रा होती है, वाष्पोत्सर्जन होता है, इसीलिए हम लोग देखेंगे कि किस प्रकार से वो सदाबहार रहते हैं। लेकिन यहाँ की कटीले वन तथा झाड़ियों का हम लोग पाएंगे काफी वो सिकुड़े सिकुड़े से और काफी नमी की कम मात्रा होने के कारण उनके जड़ भी हम लोग देखेंगे काफी लंबे लंबे देखने को मिलते हैं, और वो जल की तलाश में अपने जड़ों को फैलाए हुए होते हैं। और यही कारण है कि कटीले वन तथा झाड़ियों में 70 सेंटीमीटर से कम वर्षा होने के कारण हम लोग को देखने को मिलता है कि किस प्रकार से यहाँ कैक्टस और खजूर जैसे वृक्ष, जैसे पौधे, पेड़ पौधे पाए जाते हैं। और यहाँ की यदि हम लोग बात करें तो चूहे, खरगोश, लोमड़ी, ऊंट, जंगली गधा जो कि सामान्य है, और हम सभी जानते हैं कि ऊंट को तो कौन नहीं जानता, जो रेगिस्तान जैसे एरिया में पाया जाता है। लोमड़ी है, ऊंट है, जैसे क्या है यहाँ पर पशु पक्षी और जानवर हम लोग को देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट की ओर यदि हम लोग बात करें पर्वतीय वन, और दोस्तों देखिए इसको याद रखना भी काफी सरल है, क्योंकि पर्वतीय वन जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, ऐसे वन जो कि खास तौर से पर्वतीय क्षेत्रों में पाया जाए, अर्थात जो ऊंचे ऊंचे क्षेत्रों पर हम लोग को देखने को मिले। और हम सभी जानते हैं कि कई प्रकार के वन और वृक्ष जो है हम लोग को पर्वतों पर देखने को मिलते हैं, ऊंचे वृक्ष, ऊंचे ऊंचे जो स्थान है वहां पर देखने को मिलते हैं। और हम लोग पाएंगे कि किस प्रकार से जैसे जैसे हम लोग ऊंचाई पर बढ़ते चले जाएंगे उस प्रकार से हम लोग देखेंगे कि जो टेम्परेचर होगा वो ऊंचाई बढ़ने के अनुसार कम होता हुआ चला जाएगा। और हम सभी जानते हैं कि जैसे जैसे हम लोग ऊंचाई पर जाते हैं हमें सांस लेने में भी दिक्कत आती है, ऑक्सीजन, और इसका कारण यह है कि कहीं ना कहीं ऑक्सीजन की जो मात्रा होती है वो कम होती है। तो ये तो एक साइंस का पहलू हुआ, लेकिन यही कारण है कि जैसे जैसे ऊंचाई पर जाएंगे टेम्परेचर कम होगा। और इस टेम्परेचर का क्या रोल है हम लोग जानते हैं कि 1000 से 2000 सेंटीमीटर की ऊंचाई हो, चाहे 1500 मीटर से लेकर 3000 मीटर की हो, चाहे 36,000
मीटर की ओर। अर्थात जैसे जैसे हम लोग ऊपर जाएंगे हमें विभिन्न प्रकार के वृक्ष देखने को मिलेंगे, और इन वृक्ष पेड़ पौधों के अंतर्गत हम लोग पाएंगे कि किस प्रकार से जैसे जैसे हम लोग नीचे से ऊपर के क्रम में, अर्थात यदि हम लोग बात करें और जैसे जैसे हम लोग जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश जैसे राज्यों तक पहुंचते हैं, अपने एरिया से पहुंचते हैं, अपने क्षेत्र से पहुंचते हैं, तो हम लोग पाएंगे कि वृक्ष का जो आकार है वह ऊंचाई के क्रम में किस प्रकार से छोटा हुआ और छोटा होता देखने को मिलेगा। और हम लोग जानते हैं कि किस प्रकार से हम लोगों ने देखा भी है फिल्मों में कि क्रिसमस ट्री हम लोग देखते हैं कि उनका भी आकार अच्छा खासा होता है, लेकिन वह भी इसके अंतर्गत एक अच्छा खासा एग्जाम्पल है। शंकुधारी वृक्ष हो, चाहे अल्पाइन प्लांट्स हो, ओक चेस्टनट हो, चाहे ओक हो, जो विभिन्न प्रकार के जो पेड़ पौधों की प्रजाति है इसके अंतर्गत पर्वतीय वन के अंतर्गत वो हम लोग को देखने को मिलती है। और यदि हम लोग बात करें तो अभी हम लोग ने देखा कि ये खास तौर से कहाँ पर देखने को मिलेंगे, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, जो काफी हिली एरियाज हैं, ऊंचे ऊंचे एरियाज हैं, और वहां हम लोग पाएंगे कि किस प्रकार से यहाँ पर किस प्रकार के पशु पक्षी और जानवर देखने को मिलेंगे। तो सिंपल सी बात है, यहाँ पर कश्मीरी महामृग, बारहसिंगा, हिम तेंदुआ, खास तौर से तेंदुआ कहाँ रहेगा, बर्फीले इलाके में, और नाम भी है हिम तेंदुआ। तो ये सरलता पूर्वक हम लोग देख सकते हैं। और कहीं कहीं हम लोग पाएंगे कि लाल पांडा भी हम लोग को देखने को मिलेंगे। देखते हैं अगला और अंतिम हमारा जो पॉइंट है, जो प्रकार है भारत में पाई जाने वाली प्राकृतिक वनस्पति, उनके बारे में हम लोग बात करेंगे, और वो है मैंग्रोव वन। और दोस्तों यदि हम लोग बात करें तो मैंग्रोव वन अति 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 महत्वपूर्ण है, क्योंकि यहाँ पर यदि हम लोग बात करें तो वह यह ऐसा वन है जिसका कहीं ना कहीं देखा जाए तो इकोनॉमिकली और अन्य कई प्रकार से बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान है, और भारत में संसाधनिक रूप से भी एक महत्वपूर्ण योगदान है। और मैंग्रोव वन, और जैसा कि हम लोग पाएंगे और जैसा कि हम लोग चित्र में भी देख सकते हैं कि किस प्रकार से मैंग्रोव वन वे वन होते हैं जो कहाँ पर पाए जाते हैं, तटवर्ती क्षेत्र पर। तटवर्ती क्षेत्र जहां पर हम लोग को बड़ा स्तर पर जल देखने को मिलता है, वहां पर ये वन हम लोग को प्रमुखता देखने को मिलेंगे। और हम लोग पाएंगे कि किस प्रकार से भारत में जो जानते हैं कि लहरें उठती रहती हैं, दिन में 2 बार महासागरीय जल का उठना जैसी जो परिस्थितियां होती रहती हैं, उनके कारण ज्वार भाटे आते हैं, उनसे कहीं ना कहीं बचाने का कार्य भी ये मैंग्रोव वन करते हैं। और हम लोग देखेंगे किस प्रकार से ये जड़ें जो इनकी होती हैं वो पानी में रहती हैं, और विभिन्न प्रकार से इनका एस्पेक्ट से विभिन्न प्रकार से इनका योगदान है, इकोनॉमिकली भी योगदान है। और इसके साथ ही ये डेल्टाई क्षेत्रों में प्रमुखता हम लोग को देखने को मिलेंगे। और हम लोग जानते हैं कि भारत का सबसे बड़ा जो डेल्टा है वो सुंदरवन डेल्टा है, और वहां पर खास तौर से हम लोग पाएंगे कि यह जो वृक्ष है वो मैंग्रोव जो वन है वो प्रमुखता देखने को मिलेगा। और हम लोग पाएंगे कि हम लोग जानते हैं कि बंगाल में खास तौर से ये डेल्टाई क्षेत्र हम लोग को देखने को मिलेगा, सुंदरवन डेल्टा देखने को मिलेगा, जो कि नाम इसलिए इसका सुंदरवन डेल्टा पड़ा क्योंकि सुंदरी प्रकार के वृक्ष यहाँ पर पाए जाएंगे। तो कहीं ना कहीं इनका महत्वपूर्ण योगदान है, इसलिए इन सभी जो क्षेत्र हैं, ये जो परिस्थितियां हैं, स्थितियां, ये मैंग्रोव वन इसको बनाती है। और इसके साथ ही यहाँ पर किस प्रकार के जानवर पाए जाएंगे और पशु पक्षियां, इंसेक्ट्स पाए जाएंगे। तो हम लोग देखेंगे कि यहाँ पर बंगाल टाइगर, जो कि हम लोग जानते हैं रॉयल बंगाल टाइगर जो प्रमुखतः फेमस है, और वहां पर हम लोगों ने देखा कि डेल्टा भी बनाए जाने का कार्य होता है, और मगरमच्छ और सांप जैसे विभिन्न प्रकार के पशु पक्षी, ये इंसेक्ट्स यहाँ पर पाए जाएंगे। तो ये था आज का मेरा वीडियो, भारत में पाई जाने वाली विभिन्न प्रकार की वनस्पतियां, और खास तौर से ऑन द बेसिस ऑफ नेचुरल जो क्लाइमेटिक कंडीशंस है इंडिया की, उसकी बेसिस पे किस प्रकार के इसके टाइप्स थे। तो ये था आज का हमारा डिस्कशन। आपको कैसा लगा जरूर बताएं, और यदि दोस्तों आपको यदि पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। और आपका हमें काफ़ी सपोर्ट भी मिल रहा है, और अभी तक हमारे लगभग 400 प्लस सब्सक्राइबर्स हो चुके हैं। तो मैं यही आशा करता हूं कि आप हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू, धन्यवाद।